ठीक है, आज हम लोग कौन सी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। उत्तम प्रदेश, हमारा प्रदेश, ये तो पता है ना उत्तम प्रदेश। तब इसकी इकोनॉमी भी तो पढ़नी जरूरी है। अब तक हमने नेशनल लेवल की चीजें पढ़ ली और मैक्सिमम चीजें कवर कर दी गई, कुछ चीजें ही बची हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी में भी उत्तर प्रदेश ही कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब जब इसकी इकोनॉमी हम पढ़ने जाते हैं तो कौन कौन से घटकों को यूज करेंगे? ये चाबी किसकी छूटी हुई है? छोड़े रहने दो। तो अब इसको घटक में डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा। आ जाओ, अरे आज तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम कौन कौन से घटक में डिवाइड करेंगे? अब बताओ तुम लोग। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में पहले कुछ पता होना चाहिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात चल रही है ना 2024 तक। टारगेट क्या चल रहा है? अपने सीएम साहब ने बोला कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जानी चाहिए। कब तक? 2024 तक। ये प्लान किया था इन्होंने। तब उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा ना। लोगों को जॉब, अभी उत्तर प्रदेश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं पहले तो आप इनकी समस्याएं देखोगे। उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है और उत्तर प्रदेश की अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कितना इसका जीडीपी है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके साथ उत्तर प्रदेश के सामने समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन है ना। पॉपुलेशन ज्यादा है। एग्रीकल्चर लैंड है इनके पास लेकिन बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है, फ्रेगमेंटेड है। और एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है लोगों की और बहुत ज्यादा वो प्रोडक्टिव नहीं है, मानसून पे डिपेंडेंट है ना। तीसरा एजुकेशन, अदर स्टेट की अपेक्षा यहाँ का एजुकेशन रेट कम है। 2011 के अनुसार कितना है? 67.7% लिटरेसी रेट है ना यहाँ पे। ये एक समस्या हो गई। हाँ, उसके बाद इंडस्ट्रीज का ना होना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये सब नहीं है यहाँ पे। सड़कें अच्छी नहीं थी, अब तो सड़कें बन गई काफी, 6 हाईवे, कई एक्सप्रेसवे बन गए, ये सब समस्याएं थी। एनर्जी सेक्टर, सरकार क्या करी? 24/7 बिजली मिलेगी सबको, बिजली चाहिए ना इंडस्ट्रीज के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। उसके बाद और बताओ समस्याएं। आप समस्याएं बताओगे तभी तो उसकी इकोनॉमी डिस्कस करोगे। जेंडर जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं है ना। कई जगह ये सब समस्याएं अगर होती हैं तो उसको क्या किया जाता है? इंप्रूव किया जाता है। उस पर सरकार काम कर रही है ना कई चीजों पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईटी पार्क्स, इस तरह की चीजें ला रही है ना। इन सब चीजों पे फोकस करना है। उसके बाद एलाइड सेक्टर, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है तो इसको एक्चुअली में बेनिफिट भी तो करना है। यहाँ पशुओं को बहुत बीमारियां भी हो जाती हैं, फसलों की बीमारियों को रोकना। और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में क्या समस्या है बताओ जरा, अपने प्रदेश की समस्याएं बताओ। हाँ, हेल्थ सेक्टर भी वीक है, अभी उस पर काम हो रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में है समस्या। और कौन से सेक्टर इकोनॉमी? यहां से लोगों का माइग्रेशन बहुत ज्यादा है दूसरे स्टेट में, होता है ना।
तो सरकार ने क्या कहा था कि हम अपने आप यहाँ के माइग्रेशन को रोकेंगे, अपने यहाँ यूटिलाइज करवाएंगे, लोगों को घर पे जॉब मिलेगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये चला था ना, एक जिला एक उत्पाद। ये सब किस लिए चलाए गए? कि लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, इसीलिए तो चलाए गए, स्थानीय उसको बढ़ाने के लिए ना, अदरवाइज क्यों चलते? तो ये सब चीजें चलने से क्या होगा? लोकल लोगों को जॉब मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर, कुटीर उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, इस तरह की स्कीमें चलाई जा रही है ना सरकार की तरफ से। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये पीलीभीत का क्या प्रोडक्ट है? बांसुरी तो यहाँ की पहचान है, बांसुरी तो पहचान है यार। वो तो जीआई टैग मिला हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, एक जिला एक उत्पाद में पीलीभीत का कौन सा उत्पाद है? पीलीभीत का कौन सा उत्पाद है? बताओ। गूगल करो, गूगल। बरेली का क्या है? बरेली तुम्हारा मंडल है ना? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, बरेली का है? लकड़ी उद्योग कहाँ है यहाँ पे यार? बरेली में भी नहीं है। माचिस और वो भी फर्टिलाइजर भी है आंवला का। लिस्ट देखो यार तुम लोग। अच्छा, अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए कि नहीं? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी लिखा पूरी। अब एक एक ऐसे सिंबल बनाते जाओगे। आ जाओ। हैं? बांसुरी दिखा रहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। चलो ठीक है, तो बांसुरी ही बजनी चाहिए। किसको किसको बजानी आती है? सीखा हुआ है बजाना? अच्छा, लकड़ी के तैयार उत्पाद भी है। लकड़ी के उत्पाद हैं कुछ? खड़ाऊ। अच्छा, इसे बांसुरी सिटी क्यों कहा जाता है? बरेली को बांसुरी सिटी क्यों कहा जाता है? पीलीभीत को यार, सॉरी यार, मैं पीलीभीत ही बोल रहा था लेकिन हाँ, बरेली वाला झुमका गाना है ना? नया आया है? अच्छा, कोई नया भी आया है? अच्छा, क्या चीज? हाँ बोलो ना बेटा, इसमें सम्माना क्यों? बताओ। हाँ, क्यों होता है? बांसुरी सिटी नाम से क्यों फेमस है? इसको क्यों इतना बांसुरी को बढ़ावा दिया जा रहा है? कोई इसका हिस्टोरिकल होगा ना, कहीं से हिस्ट्री जुड़ी होती है ना उसकी, किसी देश किसी उससे। बांस का उत्पादन तो असम में भी होता है। ये कुछ रीजन होगा ना यार। देखो, जैसे कोई सिटी फेमस होती है तो उसका कोई हिस्टोरिकल इवेंट होता है, बहुत पुराना होता है ना? बताओ। उस समय यहाँ पे जब समारोह लगा, वो लगा था मेला, तो उस समय यूनेस्को भी शामिल की गई थी। हाँ तो अरे तो शामिल तो की गई थी, लेकिन क्यों? स्पेशली कहीं का कोई प्रोडक्ट बनाया गया तो क्यों कहा गया? मान लिया वहां बनता है जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गन्ना यहाँ का नहीं। गन्ना नहीं है, एग्रीकल्चर है। बरेली का जरी दर्जोजी है ना? हाँ यार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला किसी के पास लिस्ट होगी अगर ना, तो उसमें दिया होगा
मैं जब तुम लोगों को हिंदी की किताबों से इकोनॉमी पढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मुझे कंटेंट नहीं मिलता अच्छा। हिंदी की बुक्स में कई बार मैंने देखा है हिंदी बुक्स से जब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, हिंदी बुक्स में कंटेंट नहीं मिलते उस तरह के जो कंटेंट चाहिए एक्चुअली में, जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या हुआ, रीजन किसी को नहीं पता बांसुरी क्यों उत्पादन होता है? और यार आपकी शहर है यार, ये शहर बड़ा प्यारा है यार, मुझे तो सही लगा बड़ा। पीलीभीत, पीलीभीत शहर बड़ा शांत शहर है, मतलब लोग धार्मिक लोग भी हैं यहाँ पे, अच्छे हैं। सभी तरह के लोग हैं, वो तो थोड़ा कम है। क्या सुना बताओ? क्या महोबा, ये तो अच्छा वो है ना यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिस्ट। हाँ लिखिए उत्तर प्रदेश को, लिखिए उत्तर प्रदेश को 4 इकोनॉमिक जोन में डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश को 4 इकोनॉमिक जोन में डिवाइड किया गया है। लिखिए 4 इकोनॉमिक जोन में डिवाइड किया गया है। ऐसे सर्कल बनाओ, 4 इकोनॉमिक जोन बीच में लिखो और उसके एक एक एरो पे 4 इकोनॉमिक जोन लिख दो। और वैसे लिस्ट बनाने जाओगे तुम्हें याद नहीं होगा, ये पिक्टोरियल फॉर्म होता है। और मैं हमेशा पिक्टोरियल फॉर्म पे इसलिए प्रेजेंटेशन कहता हूं कि जिससे आपको याद रहेगा, रिवीजन आसानी से होगा। लिखो ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन पता है ना, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी जोन। ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, बुंदेलखंड जोन और सेंट्रल जोन। ईस्टर्न लिखो, पूर्वी मत लिखो, अच्छा नहीं लगता वो। पूर्वी क्षेत्र नहीं, वो नाम ही एक्चुअली में इकोनॉमी का दिया हुआ है, नाम है ये सब। ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न मतलब होता है ईस्ट मतलब पता है ना सबको, पूरब। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सबको रटा होगा ना। ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, बुंदेलखंड जोन और सेंट्रल जोन। वेस्टर्न जोन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। वेस्टर्न जोन में क्या आएगा? गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, ये सब आते हैं ना। हाँ, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जोन कौन सा है? वेस्टर्न जोन। सबसे कम डेवलप्ड बुंदेलखंड जोन। अगला पॉइंट लिखोगे इसमें, अगली लाइन मतलब पॉइंट, मतलब पहले इकोनॉमी के बारे में पता कर रहे हो ना, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कैसे डिवाइड है, क्या क्या है इसमें। 16.5% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की कहां निवास करती है? आपके यूपी में। 16.5% पॉपुलेशन, जनसंख्या कहां निवास करती है? यूपी में। पूरे भारत का 16.5%। हाँ 16.5%। सिक्सटीन 16.5 बोला मैंने। अगला लिखोगे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब कितने कामगार लोग भागीदारी करते हैं, वो है 32.9% ओनली। 9%, 32.9% ओनली। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, कितना? जबकि कंट्री का एवरेज कितना है?
39.1 है। कंट्री का एवरेज कितना है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का, मतलब जो लोग काम करने लायक है वो इकोनॉमी में भाग ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से मानो कि सिर्फ 32% लोग, 32.9% लोग यूपी में है, जबकि अपने पूरे देश का अगर एवरेज लिया जाए तो वो कितना है 39.1%। तब ये कम है ना और एवरेज से। और ये और जो बड़े स्टेट हैं अच्छे, जैसे महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो, वहां सब तो बहुत हाई है, अपने यहां तो बहुत कम हो गया ना यूपी में। इन सब फैक्टर्स पे क्या करेगी सरकार, फोकस करेगी ना। हाँ है, हाँ हाँ उसी की भी वर्कफोर्स 15 से 59 वाली। अब ये वाला सर्किल बनाओगे जो उत्तर प्रदेश का, ये मैंने बनाया कई एरो। क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ। एक जगह लिखो ऐसे, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, यहां पे लिखो। फिर उसके बाद ये सेक्टर्स आपको पता चलेंगे, कितने इकोनॉमी के सेक्टर्स यूपी में आपको स्टडी करने होते हैं। मासूरी ना, अच्छा। एक सोशल वेलफेयर, लेबर फोर्स, लेबर वेलफेयर। अगला सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर। ये ऐसे सर्किल बनाओगे, एरो करके लिखते चले जाओगे। ये सेक्टर हमें स्टडी करना है यूपी इकोनॉमी के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगला। सोशल वेलफेयर होता है सामाजिक कल्याण, कामगार कल्याण। टूरिज्म मतलब क्या होगा आपका, पर्यटन, पर्यटन, शिक्षा, हेल्थ। अगला समाज कल्याण और श्रम कल्याण। अगला सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अगला इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर। ये सब पॉइंट लिख लो, एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक पॉइंट उठा के एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही, क्योंकि कम से कम आज कवर हो जाए ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन से कवर हो जाए तो बाकी चीजें, फैक्चुअल चीजें तो आप कई चीजें कवर कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ग्रामीण विकास कहते हैं इसको। ऊर्जा और संचार सेक्टर, ऊर्जा और संचार सेक्टर। वित्त और बैंकिंग सर्विसेज, वित्त और बैंकिंग सेवाएं, वित्त और बैंकिंग सेवाएं। कृषि और एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर को क्या कहते हैं, कृषि, कृषि और एलाइड नहीं, गठबंधन नहीं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि तो एग्रीकल्चर को बोल देते हैं, एलाइड को क्या बोलते हैं, उद्योग, वो तो होते हैं कुटीर उद्योग होते हैं। एलाइड लिख लो जो उसके सपोर्ट में होते हैं। कृषि और उसके रिलेटेड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कृषि और उसके रिलेटेड अदर आर्थिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप। अगला है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग की हिंदी पता है सबको, कितनी बार तो बोल रटाए थे हैं, खाद्य प्रसंस्करण। ये क्वेश्चन आया था ना मेंस में, लिखवाया भी था ना मैंने, और क्वेश्चन लिखने को भी दिया था मैंने। क्या 7 पेज भर गए थे।
अब अगले पॉइंट लिखोगे, अगला नीचे 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 पॉइंट, नीचे अगला पॉइंट, ये सर्कल खत्म, नीचे पॉइंट लिखो। हाँ सर्कल फुल हो गया ना। अगला पॉइंट लिखोगे प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है इसकी जीडीपी में? प्राथमिक क्षेत्र का 23%, द्वितीय क्षेत्र का है 26.8% और तृतीय क्षेत्र का 50.2%, 26.8। प्राइमरी का हो गया 23, सेकेंडरी का हो गया 26.8, टर्शियरी का हो गया 50.2। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबको उद्योग पता है ना, है? हाँ प्राइमरी में, ये मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास ली थी तब बताया था सारे ये प्राइमरी है। हाँ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और वो उद्योग वगैरह होती है, थर्ड में सर्विस सेक्टर। यस। ये सिर्फ यूपी का लिखाया जा रहा, भारत की अर्थव्यवस्था तो हो चुकी है लगभग। अब लिखो अगला, यूपी में एमएसएमई सेक्टर। अगला लिखो यूपी में एमएसएमई सेक्टर, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। एमएसएमई सेक्टर, यूपी में एमएसएमई सेक्टर। चैलेंजेस लिखो, क्या क्या चैलेंजेस हैं? सेम चैलेंजेस है जो आपके नेशनल लेवल पे मैंने जो चैलेंजेस लिखवाए थे वही चैलेंजेस होंगे, कुछ थोड़ा एक आध दो अलग होगा, कुछ उसकी स्कीमें चला देंगे। लिख लो कौन कौन से हैं। एक तो वित्त की उपलब्धता, अनुपलब्धता, क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी, मतलब लोन नहीं अवेलेबल होता, उनके पास पैसे नहीं होते ना, इंस्टीट्यूशनल लोन, संस्थागत लोन इनके पास अवेलेबल नहीं होता। मार्केट अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट, बाजार की कमी, हाँ बाजार की कमी, एक्सेसिबिलिटी मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकते, पहुंच से बाहर। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और यहां सबसे बड़ी
इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। तो जो वो समस्या रहती है कि उसमें जावेद अपना रोड बनवा दिए हैं और प्रमोद पानी वाला, तो प्रमोद क्या कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपना काम किया, ये अपना काम किए हैं। अब लेकिन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। एक लोग पीलीभीत में किए हैं तो एक लोग जाके बनारस में कराए हैं काम, करा दिए हैं काम ये भी। लेकिन वहां जो सड़क बनाए थे जावेद बनारस में, वो बहुत पहले बनाए थे, लेकिन उनके साथ लेकिन वहां की सड़क खोदा है और यहाँ पे ये जो पाइपलाइन बनाए थे ये यहाँ पे सड़क डाल के उसको तोड़फोड़ कर दिए। पाइपलाइन अगर बिछी है, सड़क बाद में बिछ रही है, उस पर रोलर चलेगा तो कई बार उसकी सेफ्टी के लिए इशू हो जाता है ना। गैस पाइपलाइन गई है, अगर हैवी चीजें अगर उसका पहले से पता रहेगा, चीजें उसके कवरअप रहेंगी तो फिर नहीं नुकसान होगा ना। चल आप लोगों ने कैसे पढ़ा, वो जो गति शक्ति स्कीम क्यों आई थी? सामंजस्य बैठाने के लिए आई थी ना। इस तरह की समस्याएं कोऑर्डिनेशन की कहां पे हो रही हैं? इंटर डिपार्टमेंटल सबसे बड़े हर्डल्स है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था, एक किसी उसका नहीं, लॉ कमीशन, कई रिपोर्ट आती हैं लॉ कमीशन की। आप सबसे ज्यादा केसेस किसके हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इन सब में? वो गवर्नमेंट है उसमें। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के भी नहीं, जो केसेस हैं वो भी जाके वहां पे लटके पड़े हैं। लैंड किसके सेक्टर में आता है? लैंड एक्विजिशन स्टेट में आता है। अब सोचो सेंटर में अलग पार्टी, स्टेट में अलग पार्टी, क्या होगा? क्या प्रॉब्लम आएगी ना? इसमें नुकसान किसका होगा? अब जावेद जैसे बेचारे अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं या पावर प्लांट बना रहे हैं, एक तो इनका नुकसान तो पर्सनल लेवल पे हो ही रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी को भी हो रहा है। अब इनके साथ अगर इनका 1000-2000 लोग इनके अंदर काम कर रहे हैं इनकी कंपनी में, हो गया। और कहीं छोटी कंपनी रही इनकी तो ये बेचारे घर पे घर भी बिक गया, बैंक करप्ट हो गए। पूरी क्रेडिट किसकी खराब होगी? क्रेडिट बैंक वाले इनकी क्रेडिट रेटिंग क्या करेंगे? 0 ला देंगे। क्रिसिल वाली जो रेटिंग होती है जिससे लोन मिलता है, रेटिंग एजेंसियां भी हैं, कई रेटिंग एजेंसियां हैं, वो आप करंट में पढ़ोगे। इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो इस तरह की समस्याएं आपके उत्तर प्रदेश में भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर ये हो गया। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने बताया ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर में पैसे के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको पैसे आसानी से मिल जाए, मार्केट अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो करनी है एमएसएमई सेक्टर में। अब इसके लिए स्कीम क्या चलाई सरकार ने? एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको पता ही है, दूसरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। एक स्टेशन एक उत्पाद भी चल रहा है आजकल, एक स्टेशन एक उत्पाद। उत्तराखंड में चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट वहां चल रहा है। वो यूपी की ही देन है एक्चुअली में चल रही है। तो आपको ये लिस्ट थोड़ी पता रहेगी, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्या होता है, मैच मेकिंग आता है, मैच मेकिंग आता है ना। साथ में आपको ये भी पता होना है यहाँ पे किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी इंडस्ट्रियां लगी हैं, ये भी यूपी की इकोनॉमी में है। जैसे बरेली किस उद्योग के लिए फेमस है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे हैं, किस उद्योग के लिए फेमस है? दिया सलाई मतलब माचिस, माचिस उद्योग, फर्टिलाइजर, आंवला, आंवला भी बरेला है ना, बरेली में, ठीक है। खेल के सामान कहाँ के? मेरठ के हो गए। क्या? ताला, ब्रॉन्ज के सामान मुरादाबाद, मुरादाबाद है यूटेंसिल्स। गया है? सोच रहे हैं जाते जाते कुछ
यही सर खड़े रहिए वरना और करवा ले अरे खड़े रहे हाँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, इसी तरह और स्टेट में अलीगढ़ का ताला, फिरोजाबाद की चूड़ियां, दरी कहाँ की फेमस है? भदोही, भदोही की ना कालीन, कालीन वर्क। है बनारसी साड़ियां, बनारस की ना, बनारस की साड़ियां। वाराणसी का और है एक कास्ट उद्योग, वो कास्ट फर्नीचर, छोटे छोटे हैं। और बताओ तुम्हारे पीलीभीत का क्या है? बांसुरी तो यार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, चीनी है। तो इस तरह की कुछ इंडस्ट्रियों के नाम एक्चुअली में मैच मेकिंग में भी आते हैं। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होगा तो आप क्या करेंगे, इसको मैच कर लेंगे। ठीक है। अब एमएसएमई सेक्टर की कई स्कीमें आप लोग लिख ही लिए। अब एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम आपने लिख ली, उसकी सोल्यूशन विश्वकर्मा योजना भी चलाई जा रही वेलफेयर के लिए। यस ना, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है? एक तो कॉलेज खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, स्किल्स डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, ये तो किया जा रहा है। मुद्रा योजना जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चल रही, वो भी यहाँ चल रही है। आसानी से कौशल विकास योजना भी चल रही है एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। विश्वकर्मा सम्मान निधि, विश्वकर्मा सम्मान, श्रम सम्मान योजना, ये सब चल रहा है। इतनी ही सारी चीजें हैं यार इसमें। ठीक है, एमएसएमई में बेसिकली ये सब चीजें कहां से है? वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली आपने लिखा था, तो वही चीजें आप यहां पे लिख देना, सिर्फ विश्वकर्मा श्रम सम्मान वाला ज्यादा हो जाएगा एक टॉपिक। ठीक है, अगला लिखो टूरिज्म सेक्टर में। अब उधर ही वाली चीजें जो वो लिस्ट बनवाए थे ना, एक एक लिस्ट करके वो कवर करवाते हैं। टूरिज्म वाला, हाँ। अगला लिखोगे टूरिज्म, पर्यटन। 2023 तक एक्चुअली में टूरिज्म में क्या है, टूरिज्म लगभग हमारे यहाँ जो देश विदेश से नागरिक आते हैं ना, यूपी में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं ना। इनलैंड वाला एक्चुअली में चल रहा होगा तो देश के अंदर भी सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तब टूरिज्म सेक्टर कहाँ का? एक यहाँ पे बनाया गया था, आगरा, वाराणसी और लखनऊ को जोड़ के, उसको कुछ आर्क कहते हैं, टूरिज्म आर्क, इंडिया आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक आर्क बनाया गया, उसमें रिलेट किया गया आगरा को, लखनऊ को और बनारस को। अब टूरिज्म सेक्टर हमारे यहाँ क्या क्या है? एक तो हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, इको टूरिज्म प्लेसेस। कल ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ पे जब आए थे तो इको टूरिज्म सफारी यहाँ पे उद्घाटन की गई है। ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन लिख लेना, प्रीलिम्स क्वेश्चन लिख लेना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी यहाँ पे उद्घाटन किया कल इन्होंने, बाकी तुम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। हैं? पढ़ते ही नहीं। और क्या बचा?
टूरिज्म में बताओ प्लेसेस कौन कौन से हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करती है? लोकल लोगों को रोजगार देती है। लोकल लोगों को रोजगार कैसे देगी? जैसे पीलीभीत में कोई इको टूरिज्म के लिए आया तो यहाँ पे यहाँ का जो कल्चर होगा, जैसे यहाँ का चावल फेमस है, यहाँ का लोग अगर चावल टेस्ट किए, चावल अच्छा रहा, उसका प्रमोशन अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। जो टूरिस्ट यहाँ से आए वो गए बाहर तो यहाँ का चावल का इंपोर्ट अपने आप बढ़ जाएगा ना। बांसुरी की मार्केटिंग हो गई, जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे इनके स्टॉल लगे हुए हैं, तो स्टॉल वहाँ पे ज़्यादातर लगे होते हैं ना लोकल लेवल के, लोग वहाँ से खरीदारी करते हैं, लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ की जीन्स मतलब जो खाने पीने के सामान होते हैं यहाँ के अगर टेस्टी होते हैं और रहन सहन ज़्यादा अच्छा होता, अपनी बोली भाषा से आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव, तो वो दोबारा फिर घूम के आएगा ना कुछ दिन बाद। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपका माइंड मेकअप कैसे होता है? अगर वहाँ 10 लोग खराब मिल गए तो आप पूरी जगह खराब है। मान लिया ट्रेन से उतरते 2 लोग आपसे लड़ गए तो आप वहीं से हो सकता है बोरिया बिस्तर, यार लग रहा है शहर खराब पूरा। यही होता है ना, ऐसे माइंड मैप बनता है। और थोड़ा आगे बढ़े, ऑटो वाले ने कुछ बदतमीजी कर दी, अब पक्का है शहर खराब है, यहाँ के लोग ही खराब हैं। और फिर आगे कहीं बढ़ गए, पता चला इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए, एयरपोर्ट पे कुछ हो गया, लखनऊ, पूरा यूपी खराब है ना। तो इस तरह अब लेकिन वहां पे क्या है, जब हम लोग बाहर से किसी को देखे आ रहे हैं अपने यहाँ तो ठीक है, कुछ अगर वो करते में अतिथि देवो भव, आपके यहाँ गेस्ट आता है तो क्या कहा जाता है कि अगर वो कुछ कहते भी हैं सुन लो ना, उनकी बातों को सर्वोपरि रखो, भले वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है, ठीक है थोड़े टाइम के लिए आए हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आओ भगत करो। आप जैसे किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको जब सम्मान नहीं मिलेगा तो आप दोबारा जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। अब कोई आ रहा है तो कोई आपसे बहुत नॉलेजेबल होके थोड़ी आ रहा है, यहाँ इमोशनल टच है, यहाँ क्या है इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। आप जितने अच्छे से उनको ट्रीट कर दोगे, उनके इमोशनल को फीड कर दोगे, वो उतना ज्यादा दोबारा आएंगे। आपसे मिलके किसी को अगर अच्छा लग जाएगा एक बार तो 10 बार आपके पास आएगा ना। एक बार मिलके नहीं अच्छा लगेगा दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। भले वो गलत ही बोल रहा हो, किसी की बात सुन लो तो वो बड़ा अच्छा फील करता है उसको, मतलब अगर कुछ कह रहा, देखो सब लोग उतना, जिसकी जितनी नॉलेज है उतना इन्फॉर्मेशन तो देगा ना। आप ये समझो कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन ही रखता है, हमें उस पर कई बार आर्गुमेंट क्यों हो गए, नहीं ये आप गलत हैं, ये ऐसा है वैसा है, क्यों करना भाई, 10 मिनट के लिए मिल रहा खुशी खुशी, हाँ हाँ आप होस्ट हैं, होस्ट का काम है सॉफ्टली हैंडल करना, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड करना, यही चीज तो होती है। ये तो बचपन से हम लोगों को कहा जाता है, या आप कहीं जाते हैं तो आपको भी तो यही अच्छा लगता है। आप किसी के यहाँ गए और आप वहां पे आपको ना पानी मिल रहा है, ठीक है ले लेना पानी यार उठ के, दोस्त के यहाँ छोड़ दो, दोस्तों के यहाँ तो बात अलग है, लेकिन अब भी कहीं और जाते हैं जो वो तो दोस्तों के यहाँ वैसा नहीं रहेगा तब भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी जनरली अगर उसके फैमिली या परिवार वाले हैं तब आपको नहीं अच्छा लगेगा। और अब जैसे किसी दोस्त के यहाँ गए, उसके यहाँ आपको शादीशुदा हो चुका है, सब कुछ है, मम्मी पापा हैं, तब आपको अगर स्वागत नहीं होगा तब आपको दिक्कत होगी। सिर्फ दोस्तों के बीच में तब तक तो आपको अच्छा लगेगा कि चाहे जैसे पता चला बेड पे भी पड़े हुए हो, अबे चाय जाओ यार चाय बना के लाओ यार, तो इस तरह की चीजें होती है ना। वरना अब हाँ वही अपना घर जैसा, तो उसमें समस्या है। लेकिन इसीलिए टूरिज्म सेक्टर में क्या कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट कराई जाए। स्किल क्या? सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जब होगी, जहां पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं वहां पे जब सॉफ्ट स्किल्स पब्लिक के बीच में होगी, अपने प्रोडक्ट वो मार्केटिंग कर पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे ना। आप लोगों से इमोशनल जब अटैच होंगे तो वो आपका प्रोडक्ट गलतियां कम ढूंढे बिना खरीद लेंगे। होता है ना, जैसे आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप अच्छाइयां ज्यादा देखते हो ना, उसकी बातों को आसानी से मान लेते हो।
यस। तो इसलिए आपको क्या होता है, एक इमोशनल टच बनाना होता है। तो इससे क्या होगी, लोकल इकोनॉमी का बूस्ट होगा। वहां जब लोकल इकोनॉमी का बूस्ट होगा तो गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ेगा, लोगों को अपने घर में रोजगार मिलेगा ना। और इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स की भी जरूरत नहीं होती। अब कोई गाइड वाले जो जॉब मिल जाती है अब उनको आसानी से कम, अगर उनको लोकल स्थानों का नॉलेज है, आप गए आगरा घूमने और वहां पे गाइड को किए, तो उसको सारे हिस्टोरिकल फैक्टर पता रहेंगे ना, लोकल लोगों को पता है, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, उनको एक रोजगार मिल गया। तो इस तरह की चीजें सरकार इसमें कर रही है। टूरिज्म नीति भी लाई है, पर्यटन नीति भी लाई है सरकार, 2017 पर्यटन नीति। तो उसमें सरकार ने यही किया है कि कैसे कैसे अतिथि देवो भवा। उसके बाद उसमें एक लाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये टैगलाइन है अपने यहाँ की पर्यटन की, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। अब अपने यहाँ देखोगे टूरिज्म के क्या है, बनारस में रिलीजियस, अयोध्या मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, मथुरा क्या काशी विश्वनाथ मंदिर तो है, ये हो गया। पीलीभीत में इको टूरिज्म सेंटर बन रहे हैं, कुकरेल नाइट सफारी, लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कई हैं यहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद हाँ, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, आगरा का ताजमहल, रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा, फतेहपुर सीकरी भी है ना, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना ये सब, बुलंद दरवाजा। उसके बाद बाराबंकी में एक दरगाह भी है बहुत फेमस, वहां भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सारनाथ बौद्धों का बहुत बड़ा सेंटर है? हाँ, संगम इलाहाबाद। तो कितने प्लेसेस हैं हमारे यहाँ टूरिज्म डेवलप करने के। कई जगह मंदिर हैं, देवी स्थान है जो डेवलप किए जा रहे हैं। इन सब का एक्चुअली में जब प्रचार प्रसार होगा और अच्छे से यहाँ रख रखाव होगा तो लोग दूर दूर से आएंगे ना यूपी में, तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। अब इसके लिए हमें किन समस्याओं, एक तो रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बिजली 24/7 अवेलेबल कराना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा तो होटल्स अवेलेबल होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। किसी को भी कभी भी एक जगह अगर किसी को दिक्कत हो गई तो बहुत ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री इमीडिएट अफेक्ट हो जाएगी। जैसे पूरी क्लास है, 2 लोग गए घूमने कहीं, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो क्या क्लास के और लोग जाओगे वहां? प्रभाव पड़ जाएगा ना। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। इसीलिए कभी भी विदेशी पर्यटक आते हैं, सरकार का स्पेशल फोकस होता है कि उनकी सुरक्षा को लेके। जब उनकी सुरक्षा होगी तो आपका पूरे विश्व में नाम होगा। आप कभी नहीं चाहेंगे आपकी बदनामी हो ना। कोई 4 दिन के लिए आया तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, होना चाहिए ना। इवन कोई मिसबिहेव कर रहा है तो वहां जाके उसको डिफेंड करो, क्योंकि ये ओवरऑल इकोनॉमी के काम कर रहा है ना, कास्केडिंग इफेक्ट है। तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी, आपको ही हो सकता है जॉब मिले इनडायरेक्ट वे में उसी सेक्टर में। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और सरकार कई जगहों पे फंडिंग भी कर रही है, कई जगह टूर हेल्पलाइन भी ओपन कर रही है टूरिस्टों के लिए। ठीक है, हैं? जाओ। अब अगला सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में आप लोगों को पता चल गया, इसके कुछ फैक्ट्स होंगे। देखिए, टूरिज्म सेक्टर में 5 लाख जॉब क्रिएट की जानी है, 5 लाख पर ईयर। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। 2023 तक एम किया गया था, ये जो टूरिज्म पॉलिसी आई थी उसके तहत।
अभी करंट में डाटा अपडेट हो जाएंगे जब, तो आप करंट से जब पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। क्या नाम है आपका बेटा? आज पहली बार? अच्छा अच्छा, प्रीति। हाँ, एक बात बोली थी, आप लोग मच्छर से बच के रहिए, कई लोगों को डेंगू हो रहा है इस समय, काफी तेजी से डेंगू फैल रहा है। वो एक स्टूडेंट प्रीति आती है ना क्लास में, उसको डेंगू हो गया है। कल नहीं आई थी, परसों आई थी। उसको डेंगू हो गया। कहीं भी आइए जाइए जहां पानी अगल बगल भरा हो, तो वहां मच्छर क्या मिट्टी का तेल डाल दीजिए या मच्छर के दवाओं का छिड़काव कर दीजिए। घर में भी बच के रहिए, फुल बांह के कपड़े पहनिए, और स्पेशली शाम तक, दिन डूबने के बाद मच्छर ये वाले नहीं काटते, डेंगू वाले दिन में ही मच्छर काटते हैं इसके, ठीक है? ये वाले डेंगू के मच्छर रात में नहीं होते हैं, शाम में ज्यादा काटते हैं, जब ये गोधूली का टाइम होता है तब ज्यादा। तो थोड़ा बचाव रखिए और फुल बांह के कपड़े पहनिए। गोधूली होती है एक्चुअली में जस्ट जब दिन डूबने वाला होता है, जब दिन डूबने वाला होता है। क्या गोधूली बोलते हैं ना हिंदी में? यार हिंदी नहीं पता तुम लोग गोधूली की? वही ना, वही दिन और रात के डूबने बीच का समय। बताओ जरा, तुम लोगों को हिंदी नहीं पता है, क्या बोलते हैं उसे? गोधूली। और सब हमें कंप्लेन करते हो कि सर अंग्रेजी में पढ़ाते हैं सिर्फ। और जब शुद्ध हिंदी बोलते हैं तब भी नहीं पता। लिखो, अगला लिखो, इसमें क्या किया जा रहा है? दीपोत्सव, गंगा महोत्सव, शिल्पोत्सव। हाँ हाँ, उसी में ये सब मनाया जा रहा है, जिससे टूरिस्ट आए ना। दीपोत्सव मनाया जाता ना अयोध्या में। अच्छा, पीलीभीत में ये बताओ, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कि नहीं देखने? जब ये दुर्गा पूजा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, चैत्रवारी नवरात्रि में मैंने देखा था यहाँ पालकी चलती है, पूरी रात रात भर चलती है ना। मैंने पहली बार यहाँ देखा था, और उस समय भी चलती हैं झंडियाँ ना, पालकी कहते हैं ना, जो भी झंडी, जो भी नाम होगा लोकल। ठीक है, ठीक है, जो भी कह लो, वो अभी भी चलेगी ना। वो अभी नवरात्रि आ रही, इसमें भी चलेगी। इसमें देखो लोकल मार्केट चलती ही है, मेले लगते हैं ना छोटे छोटे, इसमें इकोनॉमी क्या होती है? ग्रोथ होती है ना। झूला लगता है, झूले पे झूले हो कि नहीं? नहीं झूले हो? डर लगता है। और लिखो अगला पॉइंट, 1 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करना है कहां पे? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर ईयर। पर ईयर 1 लाख टूरिस्ट कम से कम आने चाहिए। टूरिज्म पॉलिसी में ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है। कितने नेशनल पार्क हैं यूपी में? 1। कौन कह रहा? 4 टाइगर रिजर्व हैं अभी, हैं? 1 है दुधवा, ये नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व उसी का पार्ट है, थोड़ा लगा हुआ, लेकिन टाइगर रिजर्व। 2 हो गए ना, 2 हो गए ना, एक टेरी हो गया, एक ये पीलीभीत वाला हो गया, और एक दुधवा। तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला लिखो, इसमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है। रोड रेल एयरपोर्ट, रोड रेल एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो कनेक्टिविटी बढ़ रही ना, आपकी बरेली से भी फ्लाइट चलने लगी है। रोड रेल एयर
कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, सॉरी प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया। आगरा में डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगा, आसान रहेगा ना सब आना जाना। तो ये ओवरऑल हो गया आपका टूरिज्म सेक्टर। अब चलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे। पहले क्या समस्याएं हैं ये लिख लो। प्रोडक्टिविटी कम है, हाँ एग्रीकल्चर वाले में। वो जो सर्किल बनवाए थे उसमें था ना एक पॉइंट ये भी एग्रीकल्चर। है 5,000 करोड़ का, हाँ वो उसमें। अब इसमें आते हैं एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड पता है ना, भूल गए। आवश्यकता से अधिक एम्प्लॉयमेंट, जो जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। जहां एक लोग चाहिए वहां 10 लोग हैं, समझ गए ना। आवश्यकता से अधिक। प्रोडक्टिविटी कम है। लैंड क्या है, टुकड़ों में बटी हुई है। बीमारी, फर्टिलाइजर कमी, इरिगेशन की कमी। इरिगेशन की भी समस्या है ना। सबसे ज्यादा नलकूप कहाँ पे है इंडिया में? यूपी में। सबसे ज्यादा इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो नलकूप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नहर, तीसरे नंबर पे वेल। वेल ज्यादातर कहाँ है? ये बुंदेलखंड रीजन में बहुत गहरे पानी मिलता है। यहाँ कमी है क्या? यहाँ तो यार 15-20 फीट पे पानी मिलता है। बारिश नहीं हुई तब भी मिल जाता है। यहाँ देखा यार ताल बड़े साफ है ना, क्लीन, ऑटो क्लीनिंग है जैसे। यार ताल जितने पानी साफ दिखते हैं यार यहाँ पे। अच्छा, तो तालों द्वारा सिंचाई, ये सब एक्चुअली में इस सब में समस्याएं जो हैं, इसमें सरकार स्कीम कौन कौन सी चलाएगी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल ही रही है। और बताओ, फसल बीमा योजना, कृषि विज्ञान केंद्र हो रहा है ना। हाँ, पीएम कुसुम योजना चल रही है। किसान सम्मान निधि, और बताओ किसान संपदा योजना, मछली पालन मत्स्य योजना भी चल रही है कई जगह। पशुपालन योजनाएं चल रही हैं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बताओ इसको स्कीमों के नाम यूपी में। ड्रिप इरिगेशन, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इस वाले जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ज्यादातर आप वही प्रॉब्लम देख रहे हैं जो नेशनल लेवल पे थी। इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भूमि ज्यादा है। क्यों? एलुवियल सॉइल है ना। एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं हिंदी में तुम लोग? दोमट मिट्टी। दोमट नहीं कहते यार, दोमट ही कहते हैं। दोमट, जलोढ़ मिट्टी। हाँ हाँ। अगला लिखो आईटी और स्टार्टअप, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप। अब ये एग्रीकल्चर वाला हो गया इशूज। बस इतने में तो यार कवर है ना, इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करें इसमें। आप इसमें जो फैक्ट हैं वो करंट के टॉपिक से आपको कवर करने पड़ेंगे कि सबसे ज्यादा पशुधन यहाँ पे है, दुग्ध उत्पादन यहाँ पे है। यूपी में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन है, पहले नंबर पे है ना। नहीं पहले राजस्थान है, यूपी है। देखो दुग्ध उत्पादन में, दूध उत्पादन में पहले नंबर पे यूपी है, और मवेशियों में भी पहले नंबर पे यूपी है। दोनों में, दूध उत्पादन में भी। चेक करना, हो सकता है मैं कंफ्यूजन देख लेना, अपडेटेड देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन मुझे लग रहा है यूपी ही है मुझे जहां तक याद है। अच्छा हाँ, अब इसमें क्या क्या फैक्ट यूपी वाले एग्रीकल्चर में आप लोग लिखेंगे कि
क्या गवर्नमेंट स्कीम बता दिए तुम्हारा। गवर्नमेंट स्कीम्स फिर से बता दें? वो जो तुमने सेंटर वाली लिखी थी ना वही सारी लिख लेना, जो सेंटर में लिखी थी ना वहां पे वही वाली है। आगे लिखो तुम लोग। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या फैक्ट लिखने। पहली बात, दूध उत्पादन में इंडिया यूपी का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में क्या है? गेहूं उत्पादन में क्या है? फैक्ट लिख लो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को लिखने हैं। चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दाल उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन में कौन कौन सा स्थान है यूपी का? ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के अलावा आपको जब मेंस के आंसर लिखते हैं वहां भी ये फैक्ट काम आते हैं, डाले जाते हैं। और कितने मवेशी यहाँ पे हैं, कौन सा स्थान है, भैंस ज्यादा है, गाय ज्यादा है, कौन सी गाय है, साहिवाल, कई देसी गाय, या कौन सी, जो कई तरह की वैरायटीज होती हैं। ये सब क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। ये सब को फैक्ट एक्चुअली में करंट से कवर करना है। करंट की जब मैगजीन आएगी, जब करंट की क्लासेस होंगी तो वहां पे ये चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अगला, धान, गेहूं, चावल ये सब हो गया। साथ में जब करंट आएगा तो उस साल की एमएसपी कितनी अनाउंस हुई है? एमएसपी पता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है। कहां से? करंट से। अगला लिखो अब आईटी एंड स्टार्टअप। आईटी स्टार्टअप लखनऊ में डेवलप किया गया PPP मॉडल पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में डेवलप किया गया। अभी और कहां पे आईटी पार्क्स कहां पे डेवलप किए जा रहे हैं? आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली भी है। बरेली तो याद ही रहेगा सबको। यार उनका फोन आ गया, मुझे लाइन पे होना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी। अच्छा, वो हॉट सीट पे आ गई हैं। अच्छा, आप मुझे पासवर्ड भेज दीजिए, मैं कर लेता हूँ लॉगिन 5 मिनट में ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू।